Hi everyone. Can you see the screen? Everyone, can you see the screen? Can anybody respond to me if you guys are listening? Is this name visible? Yes, after Yes, ma'am. Okay. So the way we have started yesterday with how to write an effective report or effective project report or any kind of report you want to make for whatever work we have done. हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये भी लर्न कर लेनी चाहिए कि बेसिकली हाउ टू राइट अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। दो चीज़ें हैं इसमें, एक कोई भी रिपोर्ट है या तो हम उस रिपोर्ट को प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लिखने के क्या बेसिक पॉइंट्स हैं, और दूसरा है कि उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को इफेक्टिवली लिखने के क्या पॉइंट्स हैं। तो हमने जो कल पढ़ा था दैट वाज मोर ऑफ एन इफेक्टिव रिपोर्ट। जो हमने जो भी पॉइंट्स कवर किए थे कि हम एक रिपोर्ट को और इफेक्टिवली के दूसरे लोगों के लिए वो हेल्पफुल कैसे हो सकती है एंड ऑल दैट, वो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। हम थोड़ा सा इसमें ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे आज, हाउ टू राइट अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। बेसिकली इफ यू सी योर सिलेबस, तो उसमें स्टार्ट इसी तरीके से हो रहा है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, देन प्रोजेक्ट क्या होता है, फिर हम आगे उसके बाद प्रोजेक्ट राइटिंग के बारे में भी पढ़ेंगे, पैराग्राफ राइटिंग के बारे में भी पढ़ेंगे नॉट दैट, तो वो नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो मैं थोड़ा सा आपको जो कल हमने पढ़ा था उससे पहले का ये इन्फॉर्मेशन है बेसिकली जो मैं आपको देना चाहती थी, बट मुझे मिला नहीं था ये कल, तो मैं आपको से ये आज शेयर कर रही हूँ। सो प्रोजेक्ट रिपोर्ट को हम कैसे लिखें, इसमें एक चार पांच पॉइंट्स हैं। मैं आपको बहुत ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दूंगी दैट हाउ टू बेसिकली राइट अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कि हम हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। सो वेन एवर देर इज अ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट मीन्स कोई एक डिफाइंड काम है, डिफाइंड टाइमलाइंस में करना है और डिफाइंड टीम में करना है। व्हेन आई से डिफाइंड, इसका मतलब एक सेट ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो जो डिफाइंड टीम होगी कि इन लोगों में करना है, ऐसे कोई भी आकर प्रोजेक्ट में काम नहीं करने लग जाएगा। डिफाइंड टाइमलाइंस जब मैंने बोला, इसका मतलब है कि एक सेट टाइम टाइम विद इन टाइम पीरियड हमें वो काम करना है। जैसे कि सपोज आपने गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स देखे होंगे, जैसे कि कोई कोई कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड है या कंस्ट्रक्शन ऑफ कोई फ्लाईओवर होता है, कि फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है कुछ है, तो ऐसा नहीं है कि वो रोड आज स्टार्ट हो गई बनना और वो जब तक भी बनती रहेगी तो कभी भी उसका कोई टाइम नहीं होगा कंप्लीट होने का, तभी तक भी बनती रहेगी बनती रहेगी, ऐसा नहीं होगा। उसको वो प्रोजेक्ट जो हुआ है स्टार्ट, उस प्रोजेक्ट का डिफाइन कोई टाइमलाइन होगा कि ये कंप्लीट होगा 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर या कितने टाइम। जिसमें
Sorry for the interruption, guys. Sorry. So, coming back, first point is be honest. जैसे कि self explanatory point है कि honest in the sense कि whatever we are showing in a project report, basically there are two things बच्चों, एक है कि हम प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरा है कि हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। सो बेसिकली प्रोजेक्ट रिपोर्ट और प्रोजेक्ट में डिफरेंस ये है कि रिपोर्ट वी आर मेकिंग लेटर ऑन और मे बी आफ्टरवर्ड्स वंस द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड, ठीक है, या साइमल्टेनियसली साथ साथ भी चल सकती है। तो रिपोर्ट में हम बोल रहे हैं बी ऑनेस्ट, इसका मतलब है कि वट एवर, जैसे हमने कल इफेक्टिव रिपोर्ट का भी पॉइंट हमने पढ़ा था कि हम फैक्चुअल डेटा अगर देंगे, फैक्चुअल डेटा इन द सेंस वट एवर फिगर्स वी आर गिविंग दैट शुड बी करेक्ट। तो वो एक पॉइंट आता है किससे कि अगर हम ऑनेस्टी के साथ अगर हम प्रॉपर रिपोर्ट्स वी आर मेकिंग, सो वी हैव टू बी ऑनेस्ट while writing a project report. This is first point basically. Next is give as much information as possible. That means कि एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हम लिमिटेड चीजें ना दें, लाइक लिमिटेड इंफॉर्मेशन ना दें या लिमिटेड डेटा ना दें। whatever data we have, we should try to disclose everything related to that. मतलब उस रिपोर्ट के अंदर जो हमारे हिसाब से हमारे पास उससे रिलेटेड कुछ भी डेटा है, कुछ भी इंफॉर्मेशन है, वी शुड ट्राई टू इनकॉर्पोरेट द एंटायर इंफॉर्मेशन इन दैट रिपोर्ट, और वी शुड ट्राई टू पुट द एंटायर डेटा और एंटायर इंफॉर्मेशन whatever possible in that project report basically, ठीक है। राइट क्लियरली का मतलब क्लियर एंड कंसाइज। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी भी चीज को लिखने के लिए ना एक लॉन्ग सेंटेंस का यूज करते हैं, या वही चीज छोटे सेंटेंस में भी यूज हो सकती है। तो राइट क्लियरली का मतलब होता है कि हम कंसाइज प्रिसाइज यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिखें, ना कि उस चीज को अगर समझ आ सकता है छोटे छोटे सेंटेंस में तो प्रॉपर कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ, तो हम उसको वैसे लिखें, ना कि हम बहुत ज्यादा पैराग्राफ फॉर्म में या बहुत डिटेल्ड फॉर्मेट इस तरह से हम लिखें कि लोगों का, जो दूसरे लोग उसको रिव्यू करेंगे या देखेंगे या रेफर करेंगे उस रिपोर्ट को, उनका टाइम वेस्ट हो। फॉर एग्जाम्पल एक हम छोटा सा अपने लाइफ में बहुत सारे सेंटेंसेस एवरीडे में यूज करते भी हैं। नॉइज बहुत ज्यादा है। हाँ जी दिव्या, बैकग्राउंड नॉइज आ रही थी बहुत ज्यादा। हाँ वो मैं अनम्यूट कर दिया था अपने आप को, मैंने म्यूट कर दिया उनको, अभी ठीक है। हाँ जी। सो बेसिकली राइट क्लियरली का मतलब होता है कि देखिए जैसे हम एक सेंटेंस है, हम बोलना चाहते हैं कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। हम कुछ लोग इसको बोलते हैं आई डोंट हैव एनी आइडिया, ठीक है। उसी को शॉर्ट फॉर्म में हमें शॉर्ट कंसाइज एंड मोर करेक्ट सेंटेंस वुड बी आई हैव नो आइडिया। I don't have any idea से better है I have no idea. So shorter भी हुआ, complete information भी आएगा। So in that format, in that form basically, and that so following this practice we should be writing project reports also so that it is clear and concise. Clearly and concise का मतलब समझ आएगा, precise में, short form में, और पूरा क्लियर भी सबको हो। सेलिब्रेट सक्सेस, आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हम किसी चीज़ को अचीव कर लेते हैं, जो हमारे टारगेट्स हैं, या सपोज करिए अपना एग्जाम्पल लेते हैं, एज ए स्टूडेंट अगर हम देखते हैं तो पर्सन ने बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर किया है, या किसी पर्सन ने टॉप किया है अपने किसी सब्जेक्ट में, किसी क्लास में, किसी सेमेस्टर में, किसी इंटरनल एग्जाम में, या कुछ भी, तो हम उस चीज़ को सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। हम छोटी छोटी चीज़ों को, जो हमारी अच्छी मोमेंट है, उनको लाइफ में सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। सो वी शुड आल्सो अप्लाई दोस थिंग्स इन this कि while writing a project, अब now while writing a project celebrate कैसे करेंगे सक्सेस। For example, if you have write a project report successfully and that project report सब लोगों को clearly concisely सब कुछ आपने अच्छे से करके दिया, and everybody has actually got benefit out of that, and everybody has actually given you एक होता है in every corporate world it happens generally कि आपने बहुत अच्छा काम किया,
बताते हैं लोगों को, जो आपके जूनियर्स हैं, टीम मेंबर्स, आपके मैनेजर आपको हमेशा टाइम देंगे, मतलब काम अच्छा करेंगे, तो आपको ये कुछ ना कुछ एक तरह से इसको बोलते हैं ना कि मतलब आपको सेलिब्रेट कर रहे हैं वो ये बोल के कि यस यू डन दिस वर्क वेरी वेरी गुड, मोटिवेट करते रहना एंड ऑल दैट. सो सेम थिंग वी शुड बी ट्राइंग हियर आल्सो. इफ वी हैव डन आवर प्रोजेक्ट रिपोर्ट करेक्ट, then we should be celebrating that also, that okay, somebody has done something very good. If everybody is doing good, then that is great, but not everybody is doing it at the same level. क्लास में सब बच्चे पढ़ते हैं बट हर कोई टॉप नहीं करता. सब बच्चे सेम लेवल से ही या ज़्यादा, मे भी कुछ बच्चे से शायद ज़्यादा लेवल से मेहनत करते होंगे. But whosoever achieves success, we all the rest of the people should celebrate his success. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज राइट फॉर एलियंस. अब देखिए इस पॉइंट को कोई समझ सकता है मुझे एलियंस का क्या मतलब हुआ. राइट फॉर एलियंस. एलियंस कौन होते हैं बताइए. We know aliens. Have you seen aliens? Aliens are something which we have only heard about. We do not know कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं भी नहीं भी हैं, या उनके बारे में हम कुछ नहीं जानते. ठीक है, वो लोग एलियंस होते हैं. सो राइट फॉर एलियंस का मतलब है कि आप अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को इस तरह से लिख रहे हो कि वो इतना ज्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है या इतना ज्यादा क्लियर है दैट एनीबडी हु हैज नो क्लू, जिसको कुछ नहीं पता आपके इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में कि वो रिपोर्ट किस लिए है, कहाँ से आई है, किस किस पर्टिकुलर टाइम के लिए है, कौन से प्रोजेक्ट के लिए है, किसने क्या किया, कुछ नहीं पता है आदमी को. वो भी अगर आपकी रिपोर्ट को देखे तो उसको सब कुछ समझ आएगा कि अच्छा ये इस प्रोजेक्ट के बारे में है, ये प्रोजेक्ट इस डेट से इस डेट तक हुआ, इतने लोगों ने इसमें काम किया, ये काम किया, ये इस टाइम से इस टाइम की रिपोर्ट है. क्लियर समझ आ रहा है आपको. यानी कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग which nobody knows about that project and you are writing that in such a manner कि उस रिपोर्ट को देख के प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ उस आदमी को भी पता चल जाए जिसको उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है. that means right for aliens. हम ऐसे तरीके से प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लिखें या बनाएं in such a format कि हमारे दिमाग में ये रहे कि जो भी कोई इसको रिपोर्ट को देखेगा उसको कुछ नहीं पता, तो वो सब कुछ हमारी रिपोर्ट को देखने के बाद ही समझेगा. सो वी आर लीविंग नो रूम फॉर एरर और मिसअंडरस्टैंडिंग. किसी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, हम कुछ ऐसी चीज ना डालें जो कि क्लियर ना हो या अनक्लियर हो या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दे या कोई गलती हो उसमें एरर हो. ठीक है, अगर कोई किसी पर्सन को कुछ पता ही नहीं है किसी चीज के बारे में और आप उसमें उसको एरर रिपोर्ट दे दोगे जिसमें की गलती है, वो किसी को सही समझेगा ना कि उसको तो कुछ पता नहीं है. सो वी शुड, इस पॉइंट का मतलब राइट फॉर एलियंस का मतलब ये है कि ऐसे इंसान के बारे में आप रिपोर्ट समझ लो कि जिसको कुछ नहीं पता, सब कुछ आपने बताना है अबाउट योर प्रोजेक्ट. दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट वी शुड गिव. ठीक है, डोंट बी अफ्रेड टू यूज विजुअल्स. विजुअल्स क्या होता है. विजुअल्स क्या होते हैं. बेसिकली हम उनको पिक्चर फॉर्मेट में बोल सकते हैं कि पिक्टोरियल फॉर्मेट किसी चीज़ को कुछ बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं और उससे रिलेटेड कोई अगर आप किसी को पिक्चर दिखा देंगे so that picture would be more effective than that of lot of words. जैसे कि अभी बहुत सारे हम कंटेंट आपको दिखा रहे हैं या दे रहे हैं, नोट्स देते हैं कुछ नहीं, तो आपको नोट्स को इतना इजीली नहीं बता कर पाएंगे जितना क्लियरली या इजीली या इंटरेस्टिंगली आप किसी पिक्चर को देख के कुछ समझ पाएंगे. पिक्टोरियल फॉर्म और विजुअल्स बेसिकली एक तो हमारा दिमाग जो है, ब्रेन जो है, वो उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से इंफॉर्मेशन को रिटेन करता है, यानी कि याद रखता है. तो एक पिक्चर हमको बहुत अच्छे से याद रह जाती है लेट इन द टाइम तक भी, लॉन्ग टाइम के लिए भी, रादर देन वर्ड्स. यानी कोई पैराग्राफ लिखा हुआ देखेगा, कोई पिक्चर देखेगा, कोई पैराग्राफ लिखा हुआ चाहे आपने उसको याद भी कर लिया तो भी उसको बहुत लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रख पाएंगे क्योंकि हमारा ब्रेन इज नॉट इंटरेस्टेड टुवर्ड वर्ड्स. बट पिक्टोरियल फॉर्म में अगर हमें कुछ चीज़ रिप्रेजेंट करने का दिखता है या पिक्चर फॉर्म में हमें कुछ दिखता है तो हम उसको भूलते नहीं है, जल्दी से नहीं भूलते हैं. तो इसी वजह से क्या होता है कि रिपोर्ट्स में जो हम फिगर्स फैक्ट्स दिखाते हैं अपने रिपोर्ट्स में, किसी भी तरह से हम उनको आपने देखा होगा पाई चार्ट्स या इन सब फॉर्म्स में दिखाते हैं, ग्राफ्स के फॉर्म में दिखाते हैं. इस ईयर में इतना हमने लॉस किया, इस ईयर में इतना हमने प्रॉफिट किया, तो बार ग्राफ ऊपर चला गया, या पाई चार्ट्स के थ्रू दिखाते हैं. कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम पिक्टोरियल फॉर्म में या विजुअल्स की फॉर्म में किसी के सामने रिप्रेजेंट करते हैं तो वो थोड़ा लेस मोनोटोनस होता है और आदमी थोड़ा सा उसको याद करता है और ज़्यादा क्लियरली समझ आता है.
ज़्यादा क्लियरली समझ आता है। बोलते हैं ना कि पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। इसका मतलब यही है कि अगर 1000 वर्ड्स में आप किसी आदमी को कुछ समझाओगे, शायद उसको उतना अच्छे से नहीं समझ आएगा जितना कि एक पिक्चर उसको अच्छे से समझाते। पिक्चर इन द सेंस एक विजुअल जो उसके दिमाग में रह भी जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, इसलिए हम आपको बोलते हैं कि आप डायग्रामेटिकली अगर आप खुद ही देखिए कि अगर हमारे पास बुक्स में या इसमें ऐसे हम पॉइंट्स एक के बाद एक के बाद एक पॉइंट्स इस तरह से पढ़ रहे हैं, यदि इतना मतलब थियरी आपको याद नहीं रहे बचे कि अगर आप इस चीज़ को एक पिक्टोरियल फॉर्म में या डायग्रामेटिकली फॉर्म में हमें कहीं बुक में मिल जाता है तो हम उस डायग्राम को जितना इजीली याद रख पाते हैं। 5-6 पॉइंट्स सिंपली हमको दिख गए, हमने उसका एक्सप्लेनेशन खुद भी लिख लिया। सो बेसिकली विजुअल्स हमें रिपोर्ट्स में भी इसी तरह से याद करना चाहिए। ऑटोमेट प्रोसेसेस बने हुए हैं। ऑटोमेट का क्या मतलब होता है, कोई बता सकता है? ऑटोमेट प्रोसेसेस का क्या मतलब होता है? जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं हमें उसका यूज करना चाहिए। न्यू टेक्नोलॉजी कोई आ गई है, जरूरी नहीं कि हम उसको यूज ना करके मेहनत करके ही पुराने वाले सिस्टम के साथ ही काम करते हैं। It's better to use the automated process, the new processes, rather than wasting our time and struggling for the older processes. इसको बोलते हैं ऑटोमेट करना, यानी कि आप टाइम के साथ साथ जो चीज़ें नई नई इंट्रोड्यूस हो रही हैं आप वो चीज़ें भी लर्न करें, उनको भी यूज करें। जैसे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक होता है, आप हाथ से भी लिख सकते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यू कैन राइट इट बाय योर हैंड, यू कैन राइट इट थ्रू पेन और समथिंग, पेन पेपर लेके आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखते रहो, बट दैट विल बी सो टाइम कंज्यूमिंग। अदर देन अगर आप हमें आपको कंप्यूटर की बहुत अच्छी नॉलेज है, एक्सेल की बहुत अच्छी नॉलेज है, वर्ड की बहुत अच्छी नॉलेज है, तो यू विल बी यूजिंग दोज ऑटोमेटेड रिसोर्सेज एंड मेकिंग योर लाइफ इजी। एंड ऑब्वियसली वो कोर्स अगर आप ये ऑटोमेटेड प्रोसेसेस यूज करेंगे तो वो और करेक्ट भी हो सकती है, ऑथेंटिक भी हो सकती है रिपोर्ट। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई 100 एंट्रीज दी जाए, टोटल करने के लिए 100 एंट्रीज दी जाए, तो मैनुअली करोगे तो उसमें टाइम कंज्यूम कितना होगा, हार्ड वर्क तो है बट टाइम कंज्यूम कितना होगा और एरर प्रोन भी कितना होगा वो काम। रादर देन वही चीज आप कैलकुलेटर से अगर करें तो थोड़ा सा लेस एरर वाला हम समझ सकते हैं कि होगा। इससे बेटर है कि अगर आप वो चीज एक्सेल में करें, एक फॉर्मूला लगा दें ऐड का, उसमें आप 1000 कॉलम्स में कितना भी फिगर डालें वो हमें ऑटोमेट होकर सामने कर रहा है, एंड दैट विल बी 100% ऑथेंटिक, कोई गलती होने का चांस ही नहीं है। सो हमने अपने आप को अपग्रेड करा, हमने अपने आप को ऑटोमेट करा एज पर दी न्यू प्रोसेसेस। कि पहले हम मैनुअली काम करते थे, फिर हम कैलकुलेटर से करने लगे, अब हम एक्सेल से करने लगे। हम एक्सेल कितने अच्छे से यूज करना आता है या फॉर्मूला यूज करने आते हैं, दैट वी आर यूजिंग इट इन अ मोस्ट ऑथेंटिक मैनर ऑल्सो, कि हमें 100% करेक्ट डेटा भी मिल रहा है, वी आर वेरी श्योर, और टाइम जो है वो बहुत कम लग रहा है, टाइम भी बहुत कम लग रहा है, बहुत ज़्यादा सेव हो रहा है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं स्मार्ट वर्क, कि आपने अगर अपना प्रोसेस को ऑटोमेट किया तो आप स्मार्ट वर्क भी करो और आपकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हैं वो करेक्ट होंगी, वो करेक्ट मतलब एरर आप कम से कम करोगे। नाउ एक सेकंड, इसमें और कुछ बचा है, किसी को कहीं कुछ भी समझ ना आए तो पॉप अप कर सकते हैं क्वेश्चन कभी भी। ठीक है, देन नाउ हाउ टू राइट एन इफेक्टिव प्रोजेक्ट बेस, ये हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये हमने कल पढ़ लिया है ऑलरेडी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे ऑडियंस कौन कौन है, किसके लिए बना रहे हैं, फैक्ट्स फिगर्स हम लोग यूज करेंगे। सो दीज पॉइंट्स व्हिच वी डिस्कस टुडे इज हाउ टू राइट अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, दिस फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस इज कंप्लीटेड। आई वांट टू शेयर विद यू द another screen। इसमें किसी को कुछ क्वेश्चन है? प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, इफेक्टिव प्रोजेक्ट राइटिंग क्या होता है, क्या किस तरह से हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखते हैं, कब लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आप अपने आप से किया करो जब भी हम कभी कोई नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। हमने टॉपिक कवर कर लिया, आपको उस टॉपिक के बारे में सब कुछ आना चाहिए। क्या होती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रोजेक्ट क्या होता है, क्यों लिखते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट को, कब लिखते हैं, कौन लिखता है, कैसे लिखता है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। जब टॉपिक हमने कवर कर लिया तो क्लियर है सभी को भी। इफ आई वुड आस्क समबडी कि व्हाट इज प्रोजेक्ट और व्हाट इज प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कौन बनाता है, किसके लिए बनती है, कौन यूज करता है, और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए बनाते वक्त, क्या क्या कंटेंट होना चाहिए,
एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन? गिव मी यस अगर सबको क्लियर है, तो सबको समझ आ गया प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में। और अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो मुझे बताइए। गिव मी यस एवरीबॉडी, डू नॉट स्लीप प्लीज। बताइए मुझे क्लियर हो गया तो सब हाँ बोल दीजिए कि यस यू आर क्लियर विद दैट टॉपिक। प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग हमें, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो हमें क्लियर हो गया है। क्लियर हो गया एवरीवन? बेटा बताओ तो सही कम से यस कम। मैम। ओके सुनिधि भव्या 2 लोगों को क्लियर हुआ, बाकी ये 112 किसका नंबर? सुनिधि क्या हो गया बेटा? हाँ जी अनुपम पीडीएफ सेंड कर दूंगी बेटा, पीडीएफ वर्ड जो भी है नोट्स तो आपको ग्रुप में मिल ही जाते हैं, वो टॉपिक क्लियर हो जाता है तो यूनिट 1 कंप्लीट होगी तो हम लोग फिर असाइनमेंट भी कर लेंगे। मैं आपको टॉपिक वाइज भेजती रहूंगी, ये टॉपिक मैं आज भेज दूंगी ऑफिस आपको, या इकट्ठे भेज दूंगी 2-3 टॉपिक्स ग्रुप में ही भेजूंगी, ठीक है। इसके अलावा अच्छा आप लोग जो ये लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स है वो देखनी है तो प्लीज यूट्यूब पर आप देख लीजिएगा। मैं इस सेमेस्टर में कोशिश करूंगी कि वीकली बेसिस पे जो भी लेक्चर्स लिए हैं 3, 4, 5 जितने भी होंगे हमारे, वो सारे लेक्चर्स मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूँ। यू गाइस हैव द लिंक ऑफ माय यूट्यूब चैनल, नहीं है तो मैं यूट्यूब पे अपनी जगह अपलोड करूँगी कोई भी अभी जो इस सेमेस्टर की हमारी वीडियोस हैं, तो उसका लिंक मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। यू कैन सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको सारे ही वीडियोस के अपलोड का भी मिलता रहे अपडेट, जैसे अपलोड होगा आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं। सारे लेक्चर्स जो भी हम लेक्चर्स ले रहे हैं वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स का रिकॉर्ड आप वहाँ से ले सकते हैं यूट्यूब चैनल से। डू सब्सक्राइब दैट एंड पुट ऑन द नोटिफिकेशंस। मैं एक ही दिन बैठ के बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। तो वो लिंक्स आपको मिलते रहेंगे और आपको सेव करने की जरूरत नहीं है, हर लिंक को ऑटोमेटिकली कहीं पर नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर डायरेक्ट आप ऑनलाइन वहाँ पर वो रहेगा लेक्चर हमेशा ही। इनफैक्ट जो पुराने लेक्चर्स भी हमने लिए हैं वो सारे लेक्चर्स वहाँ पे अपलोडेड हैं और आगे भी हमेशा रहेंगे उस चैनल पे। यू कैन जस्ट सी योर मैं सब्जेक्ट का जो है डाल दूंगी वीडियो में, वीडियो की जो हमारी डिटेल होगी उसमें मैं हमारा सब्जेक्ट डालूंगी PCS2, सो यू कैन अंडरस्टैंड ये इस सेमेस्टर का है। PCS1 की ऑलरेडी हमारे पास है बट वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सो PCS2 के लिए जो हमारा भी चल रहा है आज सेकंड क्लास है, इसकी सारी वीडियोस भी आपको उसी सेम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। यू जस्ट सब्सक्राइब दैट एंड ट्राई टू शेयर द लिंक ऑफ द चैनल टुडे, मतलब आई विल शेयर वन लिंक ऑफ द वीडियो, आप उसको ओपन करके जो चैनल जिस पर वो अपलोडेड है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा द रिकॉर्डिंग फ्यूचर। अब आप देखिए हमने जो पढ़ा अभी तक दैट वाज प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट रिपोर्ट को हम कैसे लिख रहे हैं, प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। वन इज प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग, नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट राइटिंग। प्रोजेक्ट राइटिंग अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो उसमें है पहला तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग के लिए था, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग हमने कवर कर लिया कि हम किसी भी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बना रहे हैं तो क्या क्या करेंगे। अब है कि हमने कोई एक प्रोजेक्ट हमको दिया गया है, तो एक काम फॉर एग्जांपल मैं आपको अलॉट करती हूँ कि ओके भव्या सुनिधि अमन दीपांशु वटेवर XYZ 5-6 लोगों को 6 लोगों का ग्रुप बनाती हूँ, 10 लोगों का ग्रुप बनाती हूँ और आपको मैं एक काम अलॉट करती हूँ, आपको एक प्रोजेक्ट अलॉट करते हैं। फॉर एग्जांपल दैट यू गाइस ग्रुप 1 और मे बी टीम 1 और टीम A टीम B वगैरह लोगों को ये प्रोजेक्ट करना है कि यू हैव टू राइट फॉर मी एंड सबमिट अ रिपोर्ट टू मी मे बी आफ्टर 2 मंथ्स कि लोग अभी कोविड के बारे में आपको क्या कहना है। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, प्रोजेक्ट दे रही हूँ कि आपको एज ऑन डेट इंडिया में कोविड की क्या सिचुएशन है इस पर काम करना है और मैंने कुछ नहीं बताया। दिस इज वन प्रोजेक्ट व्हिच आई हैव गिवन टू। अब आप लोग सपोज 5 लोगों की 10 लोगों की टीम है, आपको बता दिया नाउ यू डू एवरीथिंग। सो नाउ व्हाट विल यू डू, व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप। ये मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया है जिसकी आप मुझे रिपोर्ट सबमिट करोगे आफ्टर 2 मंथ्स। नाउ सपोज 10 पीपल हैं इन अ टीम और 10 टीम मेंबर्स है, आप लोग 10 लोगों को काम करना है इसके ऊपर और मुझे फैक्ट्स फिगर्स सब कुछ करने के बाद 2 महीने बाद आप रिपोर्ट सबमिट करो। मैंने आपको कुछ नहीं बताया क्या रिपोर्ट का फॉर्मेट होगा, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो आपका क्या फर्स्ट स्टेप होगा।
तो अभी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, पहला तो हम प्रोजेक्ट जो मिला है उस प्रोजेक्ट के बारे में समझेंगे। प्रोजेक्ट जो दिया वो क्या है ना, हमारी क्या प्रायोरिटीज है। प्रोजेक्ट क्या हो गया, उसका टॉपिक हो गया प्रोजेक्ट की कोविड केसेस या सपोज कोविड स्टेटस या हाउ कोविड हैज इम्पैक्टेड और अफेक्टेड इंडिया ड्यूरिंग मई टू जून मंथ, सपोज ये टाइम होगा, ऐसा कुछ आप करेंगे। पहला तो ये चीज होगी that you will identify what the project is, you will identify where that project, you know, the details and everything we will get from, कहाँ से मिलेंगे, कैसे करोगे आप, एनालिसिस करोगे, रिसर्च करोगे, लोगों के पास जाके पूछोगे कौन वो लोग होंगे जिनसे आपको डेटा मिले, घर बैठ के मिल जाएगा क्या आपको डेटा, नहीं आपको बाहर जाके लोगों से पूछना पड़ेगा, हॉस्पिटल से डेटा मिलेगा या किससे मिलेगा, कहाँ पे जाके क्या करोगे आप। सो दैट इज व्हाट मैं आपको ये सब चीजें क्यों बता रही हूँ, सो दैट यू कैन थिंक बियॉन्ड व्हाट वी विल स्टडी। हम ये तो पढ़ सकते हैं कि बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट राइटिंग क्या होगा, बेसिक्स ऑफ क्या होगा, बट ये सारी चीजें मैं आपको बोल रही हूँ, इससे अगर आप सोचने की कोशिश करोगे तो आवर माइंड विल गिव अस द अपॉर्चुनिटी टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। हम खुद समझने की कोशिश करेंगे, अच्छा ये काम है, 10 लोग हैं, आप 10 लोग अपना काम डिवाइड करोगे, हमें ये काम करना, सपोज 10 लोगों को शायद आपको इस प्रोजेक्ट के लिए पहले कितने काम कराएंगे, पहले आप वो जॉब ज्वाइन करोगे, तो ये काम हमें करना होगा, ये डेटा हमको यहाँ से मिलेगा, हमें टोटल हॉस्पिटल्स कितने हैं शायद इंडिया में, या स्टेट वाइज हम आप शायद डिफाइन करो कि ये इतने स्टेट्स में देखूंगा, इतने स्टेट्स ये देखेगा, उसके बाद नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स कहाँ से मिलेंगे, हॉस्पिटल्स के लिए हमें किसको टारगेट करना होगा, कहाँ से डेटा मिलेगा। आई एम गिविंग यू लाइव एग्जांपल ऑफ करंट सिचुएशन, है ना। तो उस प्रोजेक्ट के बारे में हम डिटेल बना, स्टेक होल्डर्स हो गए वो सारे लोग जो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, स्टेक होल्डर्स, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, हॉस्पिटल्स के लोग हों, चाहे वो पेशेंट्स हों, कितने लोग मर गए हैं, कितने की डेथ हो गई, कौन मतलब उस पर्टिकुलर कोविड से अफेक्टेड हैं, हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ये सारे लोग जो स्टेक होल्डर्स आर दोज पीपल विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। समझ लो, उनको किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं से वो प्रोजेक्ट और उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो हम बनाएंगे वो कहीं ना कहीं उस चीज से अफेक्टेड है, इम्पैक्टेड है, या उनको फायदा उससे किसी न किसी तरीके से हो सकता है, या फिर उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को रेफर करे कोई भी पर्सन, चाहे वो दूसरे हॉस्पिटल क्यों ना, चाहे वो सपोज मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दिया तो मैं तो इम्पैक्ट होंगी उससे, आप मुझे रिपोर्ट सबसे पहले दोगे तो मेरे लिए तो आप काम कर ही रहे हो, राइट। उसके अलावा इट कैन बी देयर कैन बी सम अदर पीपल आई कैन शेयर द रिपोर्ट, दोज कैन आल्सो बी द स्टेकहोल्डर्स, those people who have given you the data, those are also the stakeholders. You guys as a team would also be the stakeholders. आप समझ रहे कि स्टेक होल्डर्स कौन है, वो सारे लोग जो उस पर्टिकुलर चीज से के आसपास हैं या हो सकते हैं फ्यूचर में, अभी हैं या फ्यूचर में भी हो सकते हैं, उनको उससे फायदा या नुकसान कुछ ना कुछ हो सकता है। नुकसान कैसे होगा, अगर आपने गलत रिपोर्ट्स की, गलत प्रोजेक्ट की प्रायोरिटी सेट करी तो उनको नुकसान होगा, अच्छा करा, करेक्ट करा, फैक्चुअल करा, सब कुछ तो बेनिफिट होगा, ठीक है। मतलब इफेक्ट होंगे वो किसी ना किसी तरह से, स्टेक होल्डर वो भी इफेक्टिव, और वो लोग जिनका उस प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं, वो उसके स्टेक होल्डर्स नहीं है, दूर दूर पर जिनका किसी से कोई नाता ही नहीं, ठीक है। तो अब हम प्रोजेक्ट राइटिंग पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग नहीं पढ़ रहे हैं। Now when I say project writing, प्रोजेक्ट जैसे एक आपको टॉपिक दे दिया, आपने क्या करना है, पहला हमारा स्टेप होगा आइडेंटिफाई एंड मीट द स्टेकहोल्डर्स। स्टेकहोल्डर्स एनीवन हु इज अफेक्टेड बाय द रिजल्ट्स ऑफ योर प्रोजेक्ट। आपने प्रोजेक्ट प्लान अभी आप बना रहे हो, प्रोजेक्ट राइटिंग का प्रोजेक्ट प्लान बना रहे हो, इस प्रोजेक्ट प्लान के बाद आप जब भी कंप्लीट कर लोगे अपना प्लान को, एग्जीक्यूट कर लोगे, इंप्लीमेंट कर लोगे, उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार करना होगा, और उस रिपोर्ट से जो जो भी पर्सन अफेक्ट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, चाहे किसी को सही अच्छा फायदा हो या नुकसान हो, ये सारे अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट या प्रोजेक्ट प्लान सॉरी बनाते हुए भी, बनाते टाइम भी स्टेक होल्डर्स को कंसर्न करोगे, कंसल्ट करोगे, मिलोगे, उनके आइडियाज भी ले सकते हो। जैसे कि हम कोई प्रोजेक्ट, हम तो प्रोडक्ट सपोज नया बनाना चाहते हैं, वी आर इनटू बिजनेस, हम कुछ सोशल प्रोडक्ट नया बनाएंगे, तो उस प्रोडक्ट को कौन खरीदेगा, हम किसके लिए बना रहे हैं, कस्टमर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर, उनको बेचेगा, उस प्रोडक्ट को बेचेगा कौन, ठीक है, सेलर्स,
प्रोड्यूसर तो हम हो गए, प्रोड्यूसर उसके अलावा जो हमारे इसके अलावा मार्केट में जो हमारे कंपटीशन प्रोड्यूसर्स होंगे वो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। हर चीज जो हर वो लोग जो इंटरेक्टेड या अफेक्टेड होंगे हमारे किसी भी प्लान से वो स्टेक होल्डर। तो हमें सबसे पहला काम प्रोजेक्ट राइटिंग में ये करना है कि अपने स्टेक होल्डर्स को पहले तो आइडेंटिफाई करना कौन कौन है, कौन कौन कस्टमर है, कंपटीशन है, कौन लोग हैं, आइडेंटिफाई करेंगे और उनसे हम कोशिश करेंगे पहले ही। अभी साउंड आ रहा है अनुपम आपको बेटा? क्लियर आ रहा है? अभी क्लियर आ रहा है? Okay, so basically हमारा first step हुआ identify and meet the stakeholders. Stakeholders हम identify करेंगे. For example, आपको लगता है say we have 10 kinds of stakeholders and you guys are 10 people in our team. तो आप में भी एक टाइप ऑफ स्टेक होल्डर एक पर्सन है ये कि मैं इस स्टेक होल्डर को मैं कवर करूंगा, चाहे कैसे भी करूँ, कैसे भी गैदर करूँ, ऑनलाइन जाऊँ ऑफलाइन जाऊँ, कैसे भी डेटा गैदर करूँ, इंटरनेट से डेटा मंगाऊँ या मेल पर डेटा मंगाऊँ या कॉल से कनेक्ट करूँ, वीडियो कॉल से कनेक्ट करूँ, कैसे भी करूँ, ठीक है। तो हमने एक स्टेक होल्डर के साथ मीट करना। मीटिंग इज दैट वी हैव टू एक्चुअली मीट देम, मे बी ऑनलाइन ऑफलाइन व्हाटएवर, एंड tell them that you have this project, you will be working on this project and you will require their help or their support or their input in order to make that project plan further and to make that project a success story. अगर आप मेरा साथ देंगे, आप मुझे हेल्प करेंगे, आप मुझे ये चीज़ें अवेलेबल कराने में करेंगे तो मेरा प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। आपका बेनिफिट इस चीज़ में ये है, कोई आदमी आपकी इस तरह बिना चीज़ की हेल्प नहीं करेगा तो आप उसको फायदा नहीं देना। आप मेरे को सपोर्ट आते हैं, हम ये डेटा ये कर दूँगा, वाई वुड आई गिव यू दैट डेटा है, तो मेरा क्या फायदा है इसका, राइट। स्टेक होल्डर को फिर आप बोलोगे कि यू आर द स्टेक होल्डर फॉर दिस प्रोजेक्ट, यू विल डेफिनेटली बी गोइंग टू बी अफेक्टेड और इम्पैक्टेड थ्रू दिस प्रोजेक्ट प्लान। मैं बोलूँगी कैसे कि इस तरह से you are the stakeholder of this project and that is why we have come. आपके आइडियाज में कुछ नहीं निकलेगी और आपका भी एक्सपीरियंस के पास्ट एक्सपीरियंसेस के थ्रू आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, अगर हम काम करना चाहें तो आप क्या उनको चाहेंगे कि किस तरह से करना चाहिए, ठीक है। स्टेक होल्डर आपको हेल्प फिर इसलिए करेगा क्यों, क्योंकि आपको उसको बता दिए कि उसका क्या फायदा है और फायदा नुकसान जो भी होगा उसका वो होगा जरूर। क्या वो आपका स्टेक होल्डर है, स्टेक होल्डर नहीं है तो आप उसके पास जाएंगे भी नहीं, आपकी हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। सो पहला स्टेप इज आइडेंटिफाई एंड मीट विद द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स में उस प्रोजेक्ट में सपोज को पैसा लगाने वाला है, जो मेरे बैंक है वो भी स्टेक होल्डर हो जाएगा। बैंक भी तो आपको पैसा देगा, तो बैंक को भी आपको सेटिस्फाई करना है प्रोजेक्ट है, इससे ये टारगेट है, ये फायदा होगा, हमारे प्रोजेक्ट की ये एक्सपेक्टेशंस हैं, हमारा ये स्कोप है। स्कोप का मतलब ये प्रोजेक्ट इस लोगों को इम्पैक्ट करेगा, स्कोप का मतलब यहाँ इम्पैक्ट करेगा। एक मिनट दीजिए मुझे, मैं आपकी ट्रेनिंग स्किप कर रही हूँ। अटेंडेंस में मैं डेली बेसिस पे ग्रुप पे भेजना स्टार्ट कर दूँगी, तो आपको चेक कर लीजिएगा कि अटेंडेंस जिसका नेम भी आपको अटेंडेंस में अपना नाम लिखेंगे तो डेली बेसिस पे लिखा देंगे तो मैं अपडेट कर दूँगी, ठीक है। मैं लेटर एंड टुवर्ड्स एंड ऑफ द सेमेस्टर में सुनूंगी कि मेरी एवरी डे आई विल शेड्यूल अटेंडेंस, सो सेम डे यू कैन टेल मी और मे बी नेक्स्ट डे यू कैन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप वुड बी, पहला तो है कि मैं अपने स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई कर लूँ, कौन कौन से लोग जो इम्पैक्ट करेंगे, कहाँ से हमें इनपुट्स मिल सकते हैं, हेल्प मिल सकती है लोगों को। उसके बाद अब हम सेट करेंगे और सेट करेंगे क्या अपना गोल, हम काम क्या कर रहे हैं। जैसे कि सपोज एक प्रोजेक्ट है टू बिल्ड अ फ्लाईओवर, टू बिल्ड अ रोड, या जैसे मैंने आपको बोला कि रिपोर्ट आपको सबमिट करनी है क्योंकि कोविड इम्पैक्ट, ठीक है। हाउ डिड कोविड इम्पैक्ट या इम्पैक्ट आवर कंट्री, तो ये बेसिकली हमने अपना गोल सेट कर लिया कि हमें ये डेटा देना या ये फिगर देना, या अल्टीमेटली जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो हमें ये मिलेगा। क्या मिलेगा इज आवर गोल, समझ लो। गोल क्या होता है,
कि हमने कोई भी प्रोजेक्ट जो हम जिसके ऊपर काम करने वाले हैं उसका जो एंड रिजल्ट होगा वो हमारा गोल होगा। एंड रिजल्ट कुछ लोग देखो मेरा गोल है मैं एमबीए करना चाहता हूँ, मेरा गोल है मैं कंपनी का सीईओ बनना चाहता हूँ। तो जब आप सीईओ बन जाओगे वो एंड रिजल्ट हुआ। तो जब आप एमबीए हो जाओगे वो आपको उस प्रोजेक्ट का एंड रिजल्ट होगा, तो आपका गोल हो गया। ठीक है, गोल समझ आया क्या कि हम किस काम के लिए काम कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर चीज को अचीव करने के लिए, एंड रिजल्ट को अचीव करने के लिए हम सारा प्रोसेस कर रहे हैं फॉलो, या इतनी सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्या एक्सरसाइज कि हम एडमिशन अगर हमें एमबीए करना है तो हम अपना बीबी बहुत अच्छे से करेंगे, मे बी हमें फिर एंट्रेंस की तैयारी करनी होगी, हम अपना लॉजिकल रीजनिंग हमें अपना एप्टीट्यूड से स्ट्रॉन्ग करना होगा, हमें एंट्रेंस एग्जाम्स के फॉर्म्स फिल करने होंगे, एंट्रेंस एग्जाम्स में क्लियर करना होगा, क्लियर करना होगा, रैंक अच्छी लानी होगी। ये सारा काम आप कर रहे हो। तो ये सारी चीजें किसके लिए कर रहे हो? एक गोल जो आपने सेट किया कि मुझे एमबीए करना है, समझ रहे हो आप? तो इसी तरह से जब हम एक प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट राइटिंग की ना, प्रोजेक्ट की बात करें तो हमें अपना गोल भी सेट करना है कि हम करना क्या चाहते हैं, एंड रिजल्ट हमारा क्या होगा, प्रोजेक्ट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, और उन सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के बाद हम एक बेसिकली जो हमारा एक गोल जो है के सारे काम कर रहे हैं, 10 काम कर रहे हैं, 10,000 काम कर रहे हैं, जो भी जितना भी एक्शंस कर रहे हैं वो सारे सिर्फ उस एक गोल को अचीव करने के लिए कर रहे हैं, ऑन दैट टू मोर इफेक्टिवली कि इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर हम अचीव कर पाए, इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर हम। हाँ जी, कौन बोल रहा है? हम क्या बोल रहे थे? अभी कुछ पूछना है आपको या आई कैन मूव फॉरवर्ड? No, ma'am. Next is define deliverables. So deliverables क्या होता है? What is deliverables? Deliverables basically जैसे कि सपोज आप कुछ ऑर्डर करते हैं तो आपको जो आपने ऑर्डर किया वो चीज आपको मिल गई ना, वो चीज आपको डिलीवर हो गई, दैट इज डिलीवरेबल ऑफ योर ऑर्डर। सो इन द सेम फैशन जब हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट के बारे में प्रोजेक्ट राइट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट राइटिंग कर रहे हैं, तो हम अपना डिलीवरेबल्स भी डिफाइन कर रहे हैं कि ये चीजें हमें ABC डिलीवर होंगी टिल दिस प्रोजेक्ट, या once this project is completely written and we will start implementing it, or towards the end of the implementation or completion of this project ये सारे deliverables होंगे। ठीक है, डिलीवरेबल्स का मतलब एक तरह से ये भी कि हमें ये काम इस डेट तक कर लेना है, ये काम इस डेट तक कर लेना। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि हमने अपने दोस्त ये हमने अपना स्टेक होल्डर सेट कर लिया, तो हर कोई अपना डिलीवरेबल यानी कि सपोज 10 मेंबर है, 10 के 10 मेंबर अपने अपने काम डिफाइन कर लिया, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये डिलीवर करूँगा, दैट इज डिलीवरेबल्स। और इस टाइम तक कर दूंगा, यानी कि ये काम 10 दिन में कर दूंगा, ये काम 2 दिन में कर दूंगा। क्लियर है? दिस इज वोल्टेज। ये 2-4 पॉइंट्स और हैं जो इसमें इस टॉपिक में हम कल कवर करेंगे। 2-3 पॉइंट जो कवर कर चुके हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन है तो अगले पूछ सकते हैं, कल ये पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, विल मीट टुमारो।